बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं और इस शॉर्ट क्वेश्चन में हमने कुछ कर लिए थे लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में हम दोबारा सारे करेंगे। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम किया था उस फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के मुताबिक मैं इसका ना फर्स्ट दोबारा करवा रहा हूँ। हमने बताना है कि कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा एंड मिनिमम होगा जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमने ड्रा कर दी, ठीक है। और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, प्लेन कंडक्टिंग लूप है, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब हम बताएंगे जब प्लेन कंडक्टिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन लूप इज़ द फ्लक्स ए मैक्सिमम, किस ओरिएंटेशन के लिए फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। हमने मैक्सिमम फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका बताते हैं मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। तो इसमें हम आंसर की हेडिंग लिखते हैं इधर आंसर और साथ ही हमने हेडिंग दे दी मैक्सिमम फ्लक्स बताना है और फ्लक्स का हम फार्मूला लिखते हैं। फ्लक्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू बी ए कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल जो होता है ना ये नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का होता है, ये मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया, ठीक है। और ये ब्लू कलर में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल दोनों पर पैरेलल हैं, जब पैरेलल होंगे तो यहाँ पे इनके दरमियान एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा फ्लक्स इज़ इक्वल टू बी ए कोस 0 डिग्री, ठीक है। और कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी ए। तो बी ए आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा है, तो इधर हम लिख देंगे फ्लक्स इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये फ्लक्स हमने देख लिया कब मैक्सिमम होगा, जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे। अब दूसरा कब मिनिमम होंगे ये देखना चाहते हैं, तो इधर लिखते हैं मिनिमम फ्लक्स। तो मिनिमम फ्लक्स के लिए हम इधर अगेन डायग्राम ड्रा करते हैं। यहाँ पे अब कॉइल हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, ठीक है, और इसका ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल को एन हैट से हमने ड्रा किया और मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने बी से ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ठीक है, यानी एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब फार्मूला यूज़ करते हैं, तो फ्लक्स का फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू बी ए कोस थीटा। अब ये वैल्यू एंगल की पुट करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हमारे पास फ्लक्स जो आएगा वो होगा बी ए कोस 90 डिग्री, कोस 90 हम जानते हैं 0 होता है, तो इधर कोस 90 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा बी ए 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फ्लक्स हो गया 0 फ्लक्स का मतलब है कि फ्लक्स मिनिमम हो गया है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया, कब फ्लक्स मिनिमम और मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा, जब नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि करंट अगर चार्जेस रेस्ट में हों तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। मूव कर रहे हो तो फिर क्या होगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपने रीड कर लेना है, उसमें मैं पढ़ लेता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है ए करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये क्वेश्चन में कहता है, ठीक है। फिर कहता है इनसाइड सोलिनॉइड, कोई सोलिनॉइड है, ये हम सोलिनॉइड की डायग्राम ड्रा कर दी, इस सोलिनॉइड में करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि करंट स्टडी कांस्टेंट है। इफ़ लेंथ नहीं, आगे कहता है विच कैन कैलकुलेटेड यूजिंग द एम्पेयर्स लॉ सिंस करंट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस।
कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड को एम्पेयर लॉ से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही फिर करंट की डेफिनेशन बता देते हैं क्वेश्चन में। और करंट की डेफिनेशन में कहते हैं करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। करंट हमें पहले ही पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, यानी चार्ज फ्लो करते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, शॉर्ट पॉइंट बना दिया। फिर अब ये तो उसने जनरल बातें की यहाँ तक। अब जो असल क्वेश्चन है अब शुरू होने लगा है। असल क्वेश्चन अब इसमें कहता है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बता सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की इंफॉर्मेशन हमने बतानी है। जब पार्ट ए में कहते हैं जब चार्जेस रेस्ट में हों, चार्जेस एट रेस्ट, जब चार्जेस रेस्ट में हों। नंबर 2 बी पार्ट में कहता है जब चार्जेस मूव कर रहे हों, चार्जेस मूव कर रहे हों और चार्जेस रेस्ट में हो, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं इसको। तो आंसर में हम देखेंगे फर्स्ट चार्ज अगर रेस्ट में हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो इधर हम लिख लेते हैं चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। तो चार्ज अगर रेस्ट में हो तो हमें पता है करंट ज़ीरो होगा। चार्ज रेस्ट में हो तो करंट हमेशा ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैग्नेट करंट ज़ीरो हो गया। और एम्पेयर लॉ से हम ये फार्मूला बना सकते हैं। एम्पेयर लॉ से ये फार्मूला हम बना सकते हैं बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 πr। अब इसमें करंट की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं। जब करंट की वैल्यू हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पुट किया ज़ीरो और इसमें 2 πr मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो पुट की। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब है करंट अगर चार्ज रेस्ट में हो तो करंट ज़ीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो होती है। अब नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट हम करने लगे हैं। इसी क्वेश्चन में कहता है कि अगर चार्जेस मूव कर रहे हों तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो इधर हम लिखते हैं बी पार्ट है इसका और मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज में हम बताएंगे अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो आप देखें मैग्नेटिक फील्ड का तो हमने फार्मूला लिखा, ये एम्पेयर लॉ से हम बना सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 πr। अब यहाँ पे देखें करंट तो ज़ीरो नहीं है क्योंकि मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज से करंट प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि हमें पता है करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब है जब मूविंग चार्ज होगा करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड कैरिंग ए स्टडी करंट इफ़ 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। कह रहा है कि सोलेनोइड में करंट फ्लो कर रहा है तो बताएं इसमें अगर लेंथ को हमने डबल कर दिया और नंबर ऑफ़ टर्न्स को कांस्टेंट रखा है, सेम रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो इधर से हम क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। पहले पार्ट का मैंने ये पार्ट लिख लिए क्या, लेंथ अगर सोलेनोइड की लेंथ को डबल कर दीजिए, फ़र्ज़ करें ये सोलेनोइड है, ठीक है। अब इसकी लेंथ को हमने डबल करना है, लेंथ डबल कर देंगे लेकिन ये टर्न्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 ये टर्न्स है सारी, ये उतनी ही रहें। लेंथ को डबल करें तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला होता है बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब इसमें जो स्मॉल है ना इसको कहते हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा म्यू नॉट, इधर आ जाएगा कैपिटल N ओवर L इंटू आई आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ठीक है, ये जनरल फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं हम लेंथ को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो इधर प्राइम लगा लेते हैं जो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इधर लगाते हैं प्राइम L के साथ, यानी लेंथ चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और हमें पता है यहाँ पे L प्राइम किसकी इक्वल है 2L, यानी लेंथ डबल हो जाएगी
तो वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा बी प्राइम इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन, वैसे ही आ गया। और इधर ये वैल्यूज पुट की तो एल प्राइम की जगह पे अब आ जाएगा 2l इंटू आई आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में 2 है, इसको हम लिख लेते हैं इधर 1/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आवर एल इंटू आई आ जाएगा। ये आ जाएगा बी प्राइम इज़ इक्वल टू 1/2 और ये जो सारा फैक्टर है, ये सारा फैक्टर इधर ऊपर देखें, ये जिसको हाईलाइट किया ये बी के इक्वल है। ये सारे फैक्टर की जगह पे क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो इससे पता चला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गई है। ठीक है, तो जब हम लेंथ को डबल कर दें सोलेनोइड की, टर्न्स को सेम रखें तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा बी पार्ट है, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में कहता है कि आप ऐसा करें, लेंथ को सेम रखें, अब लेंथ चेंज नहीं होगी, लेकिन टर्न्स को डबल कर दें। अब टर्न्स को हमने डबल कर दिया, 2n कर दिया, n प्राइम इज इक्वल टू 2n कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में। अगेन फार्मूला वही लिखा, ये जनरल फार्मूला डायरेक्ट जो हमने अभी ड्राइव किया, ये वाला इधर से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट एन आवर एल इंटू आई। अब इसमें हम प्राइम लगाएंगे बी पे एंड एन पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज होगा, एक तो टर्न से चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब जो टर्न्स की वैल्यू है एन प्राइम, ये उसने कहा डबल कर दें, तो यहाँ पे एन प्राइम की वैल्यू लगा देते हैं। एन प्राइम से डबल हो जाएगा तो ये आ जाएगा बी प्राइम इज़ इक्वल टू म्यू नॉट 2n डिवाइडेड बाई एल इंटू आई। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी प्राइम इज़ इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट में सारा फैक्टर वैसे ही आ जाएगा, म्यू नॉट एन आवर एल इंटू आई आ जाएगा। अब आ जाएगा बी इज़ इक्वल टू 2 और ये जो म्यू नॉट एन आवर एल इंटू आई है, इस सब की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, क्योंकि ये सारा फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड का अभी हम पीछे भी करके आ रहे हैं। म्यू नॉट एन ओवर एल आई, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी प्राइम इज इक्वल टू 2b, 2 का मतलब 2 टाइम्स हो गई। तो जब हम टर्न्स को डबल करते, लेंथ को सेम रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, मतलब 2 टाइम्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें कहता है कि एट अ गिवन इंस्टेंट प्रोटॉन मूव्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे प्रोटॉन ड्रा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में कहता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, और इसमें आगे कहता है वेयर देयर इज़ मैग्नेटिक फील्ड इन दी नेगेटिव जी डायरेक्शन। तो नेगेटिव जी डायरेक्शन को हम ये क्रॉस से शो कर लेते हैं, इन टू द पेपर। ठीक है, ये जो क्रॉस ड्रा कर रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग है, जिसको हमने कह दिया नेगेटिव जी एक्सिस है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर यानी नेगेटिव जी एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब इसमें हम आगे इसको पढ़ते हैं। इसमें कहता है व्हाट इज़ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इस पे जो फोर्स लगेगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमने बतानी है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें कहता है कि क्या प्रोटॉन कंटिन्यूसली पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग मूव करता रहेगा। अगर जब फोर्स लगेगी तो फिर भी क्या कंटिन्यू टू मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जब फोर्स लगेगी तो क्या फिर भी ये कंटिन्यूसली एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करता रहेगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो देखें, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ना राइट हैंड रूल लगाएंगे। राइट हैंड रूल से देखेंगे इसका आंसर क्या बनेगा। हम यहाँ पे लेट करते हैं कि ये जो डायग्राम मैंने ड्रा की, इसमें राइट हैंड रूल लगाएं अकॉर्डिंग टू पाम राइट हैंड रूल। जगह थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर्स इनटू द पेपर रख दिया और अपवर्ड पाम आ रहा है, तो पाम इस पर अपवर्ड फोर्स लगेगी
ये मैग्नेटिक फोर्स आ गई, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अकॉर्डिंग टू पाम राइटर हमने देखा, पाम राइटर रूल लगाया, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर्स इनटू द पेपर, पाम अपवर्ड आ रहा है, तो फोर्स किसके लॉन्ग आ गई, हम इधर कह देंगे मैग्नेटिक फोर्स इज़ अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग लगेगी। अब दूसरा बताना था क्या ये कंटिन्यूसली एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता रहेगा, तो आंसर है नो, कंटिन्यूसली एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं करेगा। उसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि देखें पहले ये राइट मूव कर रहा था, फोर्स लगी अपवर्ड, तो अब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा इनके दरमियान, और ये इसी तरह डिफ्लेक्ट करता 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 अगर ये फोर्स लगती जाएगी तो ये सर्कल में आ जाएगा, सर्कुलर पाथ में अडॉप्ट कर लेगा। तो हम कहेंगे नो इट विल नॉट मूव लॉन्ग एक्स एक्सिस, इट फॉलोज सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक फोर्स पहले ये वेलोसिटी इधर को थी, अब ऊपर को भी लग रही है, तो ना ही ये राइट ना ही एग्जैक्ट ऊपर, बल्कि इनके दरमियान क्या कर देगा, ये डिफ्लेक्ट कर देगा। इस तरह फोर्स लगती जाएगी तो डिफ्लेक्ट करता करता ये सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स के लॉन्ग नहीं मूव करेगा, बल्कि ये अब सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है टू चार्ज पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इनटू ए रीजन वेयर देयर इज़ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज़। कह रहा है कि हमने टू चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, ठीक है, जहाँ पे इनकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर कहता है इफ़ चार्जेस आर डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं, चार्जेस डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो, चार्जेस डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट चार्जेस, आप चार्जेस के बारे में क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट चार्जेस, आप चार्जेस के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखें हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, इसमें चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ठीक है। तो यही डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हम ये जो भी डायग्राम ड्रा की थी ना इसी क्वेश्चन में, सेम वही है कि मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लेते हैं इनटू द पेपर है, ठीक है, और चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज को लेट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कैसे, ये लेट कर लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, मार्कर है, इनटू द पेपर है, और ये राइट वेलोसिटी आ रही है, ये राइट वेलोसिटी बनाई, तो आप देख लें इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा 90, इनटू द पेपर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, और ये रेड मार्कर वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो ये दोनों लाइंस जो बन रही हैं परपेंडिकुलर बन रही हैं। अगर इस तरह से करो तो आपको नज़र आ रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनके दरमियान एंगल 90 है। वही उसने क्वेश्चन में कहा था ना कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो फिर आपने बताना है कि जब परपेंडिकुलर हों वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, आप बताएं कि चार्जेस के बारे में क्या कह सकते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ चार्जेस के बारे में हमें नहीं पता है कि ये चार्ज है और दूसरा ये वाला चार्ज है, हम नहीं बता सकते कि दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं अभी इस इंफॉर्मेशन से। लेकिन अब साथ ही उसने कह दिया कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं, एक यहाँ को डिफ्लेक्ट कर रहता है और दूसरा इधर को डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो ये डिफ्लेक्ट करता करता सर्कल में मूव कर देगा, ये सर्कल पाथ फॉलो कर देगा। अब देखें ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या क्या पता चलेगा दोनों चार्जेस कौन से हैं, पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं क्या हैं। तो देखें तरह हमने फोर्स लगाई, फार्मूला लिखा फोर्स का, F = Q टाइम्स V क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यूँ लिख लेते हैं, F = चार्ज लिख रहे हैं, तो ऐसा करते हैं चार्ज को हम लेट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस E है, तो फोर्स में पुट करते हैं, यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F = +E V क्रॉस B, ठीक है। अब ये देखें ये फर्स्ट फार्मूला आ गया फोर्स का जिसमें पॉजिटिव आ रहा है।
अब हम लेट कर लेते हैं सेकंड चार्ज है और सेकंड चार्ज को कह लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें पुट करते हैं तो फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला है F इज़ इक्वल टू, अब फार्मूले में माइनस ही आ जाएगा, V क्रॉस B वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास अब जो फार्मूला आ रहा है इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ये नेगेटिव फोर्स है। ठीक है, ऊपर देखें ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन में देखें फोर्सेस, देखें एक पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव आ रही है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मतलब ऑपोजिट फोर्स है। एक चार्ज आप ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होता है तो दूसरा चार्ज नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इन पर फोर्सेस भी क्या लग रही हैं, ऑपोजिट लग रही हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था ना डायग्राम में, ये ऑपोजिट डिफ्लेक्ट होते हैं, यानी ये जो डायग्राम हमने बनाई थी इसमें चार्जेस ऑपोजिट डिफ्लेक्ट होंगे, सर्कल में आ जाएंगे। जब ऑपोजिट डिफ्लेक्ट होंगे इसका मतलब है फोर्सेस भी ऑपोजिट लगेंगी। फोर्सेस ऑपोजिट तब भी लगेंगी जब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे चार्जेस आर ऑपोजिट। उसने पूछा था व्हाट कैन यू से अबाउट चार्जेस, तो हमने कह दिया चार्जेस आर ऑपोजिट। चार्जेस ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट होंगे चार्जेस तो ऑपोजिट डिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट केस में एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो फोर्स ऑपोजिट आएगी, अदरवाइज फोर्स सेम आ जाएगी। ठीक हो गया, तो हमने रिजल्ट निकाल लिया कि चार्ज यहाँ पे ऑपोजिट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करने लगा हूँ, आप अपनी बुक पे देख लें क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सपोज दैट ए चार्ज क्यू इज़ मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है विद वेलोसिटी v, वाई देयर इज़ नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट ऑन चार्ज। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। ठीक है, तो इसको मैं नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बताना नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को FB से लिख दिया। मैग्नेटिक फोर्स से वर्क डन नहीं होता, इसकी हमने रीज़न बतानी है। तो आंसर लिखते हैं इसका, तो देखें वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं F इज़ इक्वल टू FD cos थीटा आ रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें इस केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो इधर जो पिछली हमने डायग्राम बनाई थी वही बना लें या न्यू डायग्राम बना लें। ठीक है, वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं लेट कर लेते हैं, ये वेलोसिटी है। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है। ये पिछली डायग्राम जो हमने सर्कल बनाया था क्वेश्चन नंबर 4 में भी बनाया था, ये डायग्राम बनाई थी, और क्वेश्चन नंबर 5 में, दोनों में ही सेम डायग्राम बनाई थी। उसमें फोर्स अपवर्ड बनाई थी, वेलोसिटी इस तरफ बनाई थी। अब देखें वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखें ये जो एंगल आ रहा है 90 डिग्री, ये किसके दरमियान है, ये फोर्स और वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की जगह हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान इस वक्त जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री हम वर्क डन में पुट करते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा W इज़ इक्वल टू FD cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री हम जानते हैं 0 होता है। तो ये हमारे पास अब जो फार्मूला बन जाएगा वर्क डन का, वर्क डन इज़ इक्वल टू FD इंटू 0, 0 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वर्क डन 0 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 होता है। और इसकी डायग्राम यू बनाई थी ना हमने पिछले क्वेश्चन में, ये बनाई थी, ये इसकी वेलोसिटी थी। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ इससे फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स। और एक क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही डायग्राम बनाई थी, ये वेलोसिटी है और ऊपर की तरफ लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, तो इनके दरमियान एंगल कितना था 90 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं इफ़ चार्ज पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस कैन यू से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो इन दैट रीजन। तो इधर मैं यूँ लिख लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है, पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। और इसमें ना मैं यूँ बना लेता हूँ 2 पॉइंट्स। इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट बनाता हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हो जाए ज़ीरो, फिर दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। अब दोनों केस में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो पुट करते हैं तो फोर्स ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, और फोर्स ज़ीरो का मतलब होता है कि पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जब फोर्स नहीं लगेगी तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर फोर्स लग जाए तो वही बात जो हमने लास्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी, पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट कर लेगा, जैसे ये इधर बनाया था। मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो डिफ्लेक्ट करता करता सर्कल में आ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी तो पार्टिकल क्या करता रहेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। अब ये तो देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो ना हो तो अगर आप सेम फार्मूला हम लिखते हैं F इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल हम कंसिडर करते हैं ये लेट कर लेते हैं 0 डिग्री है। अब साइन ज़ीरो पुट करते हैं। ठीक है, तो एंगल 0 डिग्री हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, QVB साइन 0 डिग्री। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करते हैं, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ये आ जाएगा QVB ज़ीरो, मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो ना हो तो फिर भी फोर्स ज़ीरो होती है, और जब फोर्स ना लगे तो पार्टिकल किस में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हुआ कि अगर क्वेश्चन में ये उसने कहा था कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कैन यू से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। अगर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी यहाँ पे। तो इधर से हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो थी तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखा मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, पार्टिकल फिर भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। मतलब फोर्स दोनों केस में ज़ीरो आ रही है। फोर्स ज़ीरो का मतलब है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड में और मे नॉट बी ज़ीरो व्हेन पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं। 7 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाई डज पिक्चर ऑफ टीवी स्क्रीन बिकम्स डिस्टॉर्टेड व्हेन मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर दी स्क्रीन। अगर टीवी स्क्रीन के पास हम मैग्नेट लेकर आएँ तो पिक्चर डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसकी रीज़न हमने बतानी है। तो इधर ये अलर्ट कर लेते हैं, ये टीवी है, टीवी स्क्रीन है, और हमें पता है कि इसे टीवी स्क्रीन में ना एक्चुअली CRO होती है। तो CRO की अगर हम बात करें तो CRO में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और हमें पता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड के पास आए तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है F इज़ इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B होता है। ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है। जब आप इस टीवी स्क्रीन के पास मैग्नेट लेकर आएंगे तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसे टीवी स्क्रीन में आ जाएंगी। ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस स्क्रीन में आ जाएंगी, और इस स्क्रीन में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फॉल करने चाहिए वहाँ पे फॉल नहीं करेंगे, तो पिक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगी। पिक्चर जैसी बननी चाहिए पिक्चर वैसी नहीं बनेगी। तो हम कहेंगे कि व्हेन द पिक्चर ऑफ टीवी बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन magnet is brought near the TV screen because magnetic force act on the charge particle which is F is equal to Q times V cross B. This change the direction of electron beams so that the picture of the TV screen become distorted. ठीक है, तो पिक्चर डिस्टोर्ड हो जाती है जब ये फरकती है। और ये फोर्स जब हम बताते हैं तो फोर्स जब देखते हैं कि किस डायरेक्शन में एक्ट करती है तो ये राइट हैंड रूल से बता रहे होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, कहता है कि
इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट। क्या रखें हम लूप को इस तरह से रखें कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखें कि वो रोटेट ना करें। तो हम प्लेस करते हैं कि रोटेट टर्न ना करे, तो ऐसा पॉसिबल है। तो हम आंसर में कहेंगे यस इट इज़ पॉसिबल। हम कॉइल करंट लूप को ये लेट कर लें कि ये करंट लूप है, ठीक है। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, इस तरह से रखें कि ये इसमें क्या हो, ये रोटेट ना करे। रोटेट ना करे मतलब इसमें टार्क ना आए। टार्क का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ, टार्क इज इक्वल टू NIAB, ठीक है, ये टार्क का फार्मूला होता है। अब इसमें साथ कोस अल्फा आता है, एंगल आता है। अब इस तरह से हम बनाते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बने वो 90 डिग्री हो, क्योंकि जब एंगल 90 हम पुट कर देंगे, हमें पता है कोस 90 ज़ीरो होता है, तो ये आ जाएगा NIAB कोस 90 डिग्री। कोस 90 पुट कर दें तो कोस 90 ज़ीरो होता है, यहाँ पे ये कोस 90 हमने ज़ीरो पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो टर्निंग इफेक्ट ज़ीरो आ जाएगा। टार्क टर्न नहीं करेगी, कॉइल टर्न नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एंगल 90 है, कोस 90 ज़ीरो होता है, टार्क नहीं आएगा मतलब टर्न नहीं करेगी। अब यहाँ पे देखें, ये जो हम कॉइल एड कर रहे हैं जो कि टर्न नहीं कर रही, अब इधर हम यूँ कह लेते हैं कि अगर ये टर्न नहीं करती तो एंगल क्या होगा 90 किसके दरमियान, ये एंगल 90 होगा प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। यहाँ पे प्लेन ये वाली साइड है, इसको स्मॉल a से लिख लेते हैं, ये साइड का नाम प्लेन है, ठीक है, प्लेन इसको कहते हैं। और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने लेट कर ली। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के पैरेलल आ रही है, तो एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बनाना है। चूँकि हमने एंगल 90 पुट किया है, तो अब 90 को ना मैं यूँ शो कर लेता हूँ, ये प्लेन है और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब एंगल 90 बनेगा। अब एग्जैक्ट चूँकि ये 2D है तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन समझने के लिए यूँ लेट करेंगे, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा प्लेन के दरमियान, ये साइड प्लेन है, प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90, कोस 90 ज़ीरो, तो ये अब रोटेट नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड में भी है लेकिन रोटेट नहीं करेगी क्योंकि एंगल अब 90 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि करंट लूप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस बताने के लिए। तो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, हाउ कैन ए करंट लूप बी यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन रीजन ऑफ स्पेस। अब देखें, अगर हम यूँ लेट कर लें, ये करंट लूप है, ठीक है, और करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा हुआ है और ये हम लेट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। अगर ये टर्न कर जाएगी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि टार्क का फार्मूला क्या है, NIAB कोस अल्फ़ा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट आएगा, मतलब टर्न कर देगी। अगर ये टर्न का मतलब इधर डिफ्लेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो कॉइल क्या कर देगी, डिफ्लेक्ट मीन मूव कर देगी, हमें पता चल जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो, अब मैं अगेन इसी फॉर्मूले को लिखता हूँ, टार्क इज इक्वल टू NIAB कोस अल्फ़ा। मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तो टार्क भी ज़ीरो आ जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन ज़ीरो आ जाएगी। अब अगर कॉइल डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही, अगर कॉइल डिफ्लेक्ट नहीं कर रही, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि डिफ्लेक्शन नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड है तो डिफ्लेक्शन भी आ रही है। तो आप कैसे करंट लूप को यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए, हम कहेंगे जब करंट लूप के अंदर डिफ्लेक्शन होगी तो प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अगर डिफ्लेक्शन नहीं है तो टार्क भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, ठीक है, इस तरह से बता देंगे। इसमें साथ क्या देना है, एक्सेप्ट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री की बात नहीं करनी, एक्सेप्ट अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अल्फ़ा 90 को बीच में से क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि आप अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड हो भी तो टार्क ज़ीरो हो जाता है, तो फिर हमें इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट भी है लेकिन टर्निंग फैक्टर नहीं आ रहा।
तो इसलिए बीच में से 90 डिग्री को निकाल देंगे। तो हम कहेंगे व्हेन द कॉइल डिफ्लेक्ट then there is a magnetic field. If there is no deflection in the coil, then there is no magnetic field except angle 90 degree. 90 डिग्री एंगल को निकाल के बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, लास्ट आउट क्वेश्चन इस स्मार्ट सिलेबस का। इसमें कहते हैं कि हाउ कैन यू यूज ए मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। केमिकल आइसोटोप्स को हम सेपरेट करने के लिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ कर सकते हैं हम। तो देखें यहाँ पे हमने कहना है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटीज ऑफ चार्ज पार्टिकल आइसोटोप्स यानी अगर इनको हम परपेंडिकुलर रख दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटीज ऑफ आइसोटोप्स चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इस दौरान क्या होगा, ये जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स लगेगी जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो इन पर फोर्स लगती है। तो लेट करें ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है इनटू द पेपर। इनटू द पेपर को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्रॉस लाइन्स हमें बता रही है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि आइसोटोप्स हम बात करने जा रहे हैं। तो आइसोटोप्स में हम लेट कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगी एलिमेंट में। जब एलिमेंट्स को एंटर करते हैं एलिमेंट्स के आइंस बनेंगे। आइंस इधर लेट कर लेते हैं, एलिमेंट के आइंस हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चैम्बर है या ये ब्लॉक है जिसमें आइंस होंगे एलिमेंट के, और ये आइंस यहाँ से आउट होंगे और मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे। जब आएंगे तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। वैसे भी देख लें मैग्नेटिक वेलोसिटी इधर अपवर्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। इनटू द पेपर इनवर्ड होगी और ये आउटवर्ड है। यूँ लेट कर लें, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर मार्कर और ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर बन रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ही ये इसमें एंटर होंगे एलिमेंट के आइंस इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट रेडियस के साथ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये सेमी सर्कल पाथ में डिफ्लेक्ट होंगे। सर्कल कंप्लीट होता है और सेमी सर्कल हाफ सर्कल होता है। और यहाँ पे हम लेट कर लेंगे ये कि ये डिटेक्टर है, यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है और डिटेक्टर पे ये डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्यों डिफरेंट प्लेसेस पे डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि यहाँ पे जब ये एंटर हुए तो इन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है QVB साइन थीटा होता है, साइन 91 हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम की। और फिर जब ये सर्कल में आ रहा है तो इसमें सेंटीमीटर फोर्स भी लगेगी और सेंटीमीटर फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है mv²/r होता है। अब दोनों ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो ये दोनों इक्वल भी होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स पहले आएगी और जब ये सर्कल में आएगा तो सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स किसको प्रोड्यूस कर रही है, सेंटीमीटर फोर्स को प्रोड्यूस कर रही है। ये दोनों इक्वल होंगी। अब इनके दोनों फार्मूला ही लिखते हैं, QVB दूसरी तरफ होगा mv²/r। तो यहाँ पे ये 1v से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया इधर QB इज़ इक्वल टू mv/r आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने रेडियस और मैस का फार्मूला बनाना है, तो r को दूसरी तरफ ले जाते हैं, r दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा r इज़ इक्वल टू mv/QB। अब ये वेलोसिटी और QB ये सारे कांस्टेंट फैक्टर हैं, तो यहाँ पे रेडियस मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब देखें जिसका मैस ग्रेटर होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, जिसका मैस लेस होगा उसका रेडियस भी लेस होगा। तो यहाँ पे ये देखें फर्स्ट का रेडियस, ये अगर मैं लेट कर लूँ ये सेंटर है, तो सेंटर से ये R1 रेडियस होगा, ठीक है, और ये R2 रेडियस और ये R3 रेडियस है। और तीनों एलिमेंट के जो आइंस, तीनों एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं वो डिफरेंट रेडियस में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनके मैस डिफरेंट होंगे। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो तीनों के देखें 1 2 3 मैसेज डिफरेंट है। जब मैसेज डिफरेंट होंगे तो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया कि क्या फार्मूला ड्राइव किया हमने कि रेडियस मैस के डायरेक्ट आ रहा है, जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा।
मैस कम होगा तो रेडियस भी कम होगा। तो देखें ये ज़्यादा रेडियस पे आ रहा है, इसका मैस ज़्यादा है। तो जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये डिफरेंट रेडियस पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और ये फार्मूला मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेंगे। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे तो आइसोटोप्स लैदा हो जाएंगे। तो बच्चों ये आज हमने एक्सरसाइज कर ली। तो अब नेक्स्ट मिलते हैं न्यू न्यूमेरिकल्स के साथ। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 14 के कम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।